हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे टॉपिक वुमेन आज मैं पढ़ाऊँगा। और जैसा कि इसमें हा 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 लिखा है तो वो तो एक मीम है। वुमेन हा हा हा, वो अलग बात है। मजाक को छोड़ते हुए हम लोग आते हैं LGBTQ पर और वुमेन की स्थिति पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब हमारा संविधान बना तो उसमें समाजवादी कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं DPSP में, कुछ गांधीवादी और कुछ उदारवादी। तो उदारवाद वो होता है जो व्यक्ति को केंद्र में रखता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले भारत एक समुदाय की मान्यता के रूप में चलता था और धीरे धीरे वो समुदाय से आगे आते हुए व्यक्ति विशेष की मान्यता के ऊपर आजकल जजमेंट्स आ रहे हैं और धीरे धीरे लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल सिस्टम होता जा रहा है हमारा। तो इसी के तहत हम लोग आज देखेंगे कि क्या महिलाओं की स्थिति कैसी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन सोसाइटी में। तो पहले मैं बताऊं आपको कि एक होता है सामान्य रेप, एक होता है वैवाहिक रेप, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में रहा है कि क्या विवाह के पश्चात भी स्त्रियों का रेप हो सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या विवाह के पश्चात भी स्त्रियों का रेप हो सकता है और गर्भपात के क्या नियम हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में सुनने में आया था रॉ वर्सेस वेड, एक केस था जो USA में था और उसमें जो गर्भपात है उसको असंवैधानिक घोषित किया गया। तो उसकी बात भी हम करेंगे डिटेल में। अभी फ़िलहाल मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ। व्यभिचार एडल्ट्री, क्या एडल्ट्री गैर कानूनी है या कानूनी है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि शारीरिक अखंडता वर्सेस डॉक्ट्रिन ऑफ हेल एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि पत्नी जो है क्या संपत्ति है पुरुष की, या इसको डिटेल में यूँ कहें कि विवाह के पश्चात पत्नी की कोई अपनी पर्सनल आइडेंटिटी या लीगल आइडेंटिटी नहीं रह जाती। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब पत्नी का लड़की का विवाह शर्मा से होते है तो शर्माइन हो जाते हैं, ठाकुर से होता है ठकुराइन हो जाता है। इसी तरह से उनकी लीगल आइडेंटिटी के ऊपर ये पहला प्रहार जो हमको दिखता है नॉर्मली सोसाइटी में। तो हम लोग सामान्य रेप की बात करेंगे पहले। आर्टिकल 375 मतलब IPC 375 में इसको जो है परिभाषित किया गया है और 375 के तहत ये अपराध बताया गया है। 376 में इसके दंड के प्रावधान हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत इसमें बताया गया है कि निर्दोष जो है आरोपी द्वारा ही सिद्ध किया जाएगा। मतलब जैसे कि हम लोग अन्य कानूनों में देखते हैं कि जैसे अगर हम कानून के पास गए तो हमें सिद्ध करना होगा वो दोषी है, और इस एक्ट में अर्थात इस अधिनियम में ये बताया गया है कि स्त्री ने अगर किसी के ऊपर आरोप लगा दिया है तो दोषी को निर्दोष सिद्ध करना होगा। अर्थात स्त्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो अपने आप को निर्दोष सिद्ध करे। यह जो मामला है अनुच्छेद 21 का मामला है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता ही सामान्य रेप के अंतर्गत आता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, इच्छा और सहमति के विपरीत जाकर, अर्थात इच्छा या सहमति के बिना किसी के साथ यौन संबंध बनाना एक तरह से सामान्य रेप है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट जो आया है उसमें बताया गया है कि जो 18 साल से छोटी लड़कियां होंगी उनकी सहमति हो या ना हो फिर भी वो रेप ही माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग लड़की का दिमाग इतना विकसित नहीं होता है कि वो सहमति जताए और अपनी इच्छा व्यक्त कर सकें। और अब हम लोग आते हैं वैवाहिक रेप पर। मतलब मैरिटल रेप जो है फ़िलहाल कुछ वर्षों में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसमें जो है ये भी आर्टिकल 375 के तहत इसमें व्याख्या की गई है
और 375(2) के तहत इसको अपराध बताया गया है और 376 के तहत इसमें दंड का प्रावधान है। और उसके बाद इंडियन सिविलियंस एक्ट भी के द्वारा इसमें जो है इसमें भी आरोपी को ही निर्दोष सिद्ध करना होगा। और इसी में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ हेल, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर यानी कि शारीरिक अखंडता का अधिकार स्त्री को है या नहीं, इसके बारे में बात की गई है। तो फिर उसके बाद आता है गर्भपात, आर्टिकल 21। यानी इसमें जो है आर्टिकल 21 का मामला गर्भपात में इसलिए है क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मामला आर्टिकल 21 से संबंधित होता है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शारीरिक स्वतंत्रता, महिला को क्या अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है या नहीं, इस बारे में यहाँ पे बात की गई है। यानी गर्भपात के निजता का अधिकार, ये मेरी निजता होगी। अगर जैसे कोई स्त्री है, वो अगर माँ बन गई है तो वो उसकी निजता है, वो उसका प्रेफरेंस है कि क्या वो बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं, या उसको अभी वो जन्म देने लायक नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति अभी वैसी नहीं हुई है कि वो एक बच्चे की लालन पालन कर सके। तो इसलिए गर्भपात का जो है वो होना चाहिए अधिकार। और इसमें यह भी बताया गया है कि अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि कब कितने हफ्ते में क्या हो सकता है। और व्यभिचार, एडल्ट्री भी आर्टिकल 21 का ही मामला है। और इसमें जो है शाइनी मामले में इसको, मतलब जोसेफ शाइनी मामले में इसको जो है कानूनी तरह से मतलब निरपराधीकरण किया गया है। इसका मतलब अपराध नहीं है अगर एडल्ट्री कोई करता है तो। इसमें क्या है, लैंगिक निष्पक्ष कानून नहीं था। मतलब ये जो था एक तरह से महिलाओं के प्रति समानता के अधिकार को पूरी तरह से खंडन करता था। जैसे कि 14 के तहत कहा गया है सभी समान हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए डिस्क्रिमिनेशन का ये एक टॉपिक था। और LGBTQ ये भी आर्टिकल 21 के तहत कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इतिहास में मथुरा रेप केस हुआ था 1972 में, बहुत ही दर्दनाक तरीके से। मतलब 2 कांस्टेबल ने अपने ही शेल में एक महिला का रेप कर दिया, जो आई थी छेड़खानी का केस लिखाने के लिए। तो उसमें ये हुआ कि आपराधिक कानून अधिनियम 2013 आया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मथुरा रेप केस के बाद निर्भया रेप कांड हुआ 2013 के आसपास। तो उसके बाद जो है JS वर्मा कमेटी बैठी और उन्होंने अपनी काफ़ी रिकमेंडेशंस दी, जैसे कि मृत्यु दंड, कपड़ा उतारना, संकेत या पीछा करना। मतलब इसमें मृत्यु दंड हो सकता है, ये रेप के तहत आते हैं। और यौन अनुग्रह करना, मतलब यौन संबंध बनाने के लिए अनुग्रह करना, और नाबालिग के साथ यौन शोषण करना, ये भी एक तरह का अपराध है। तो अब हम लोग आते हैं कि एडल्ट्री का गैर अपराधीकरण, जैसे कि मैंने बताया कि जोसेफ शाइनी 2018 के मामले में हुआ था। और इसमें एक अपवाद भी है, जैसे कि हम लोग जानते हैं सैनिक अपने देश, अपने दुनिया, अपने घर से दूर रहते हैं और तरह तरह की जगहों पर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो उनको एक तरह से रिलैक्स देने के लिए उनको अभी आपराधिक गतिविधियों में माना गया है एडल्ट्री को। तो आर्मी ट्रिब्यूनल फैसला करेगा उनके हिसाब से। तो हम लोग अब आते हैं कि अगर बात कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो ये 14 और 21 से संबंधित है। रॉ वर्सेस वेड मामला मैंने बताया पहले कि, तो गर्भपात धार्मिक नैतिकता से किस प्रकार से जुड़ा है। जैसे कि जानते हैं हम लोग कि गर्भपात कहीं ना कहीं धार्मिक नैतिकता को लेकर बातें उठाई जाती हैं कि ये अल्लाह की देन है या भगवान की देन है, जीसस की देन है। तो इस तरह से ये एक धार्मिक नैतिकता की बात आ जाती है। और 100% महिलाओं की बात करें हम, तो 60% गर्भपात कराती हैं। 100% गर्भपात कराते समय 60% का तो हो जाता है और 35% असुरक्षित गर्भपात होता है और 5 से 8% महिलाएं मृत्यु
को प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसके लिए MTP एक्ट अर्थात जो मैरिटल टर्मिनेशन एक्ट आया, मतलब बच्चे को गिराने का एक्ट, उसके तहत बताया गया है कि जो IPC 312 है उसमें जो है मदर मॉर्टिलिटी रेट और महिला सहमति के बिना गर्भपात अपराध है, अर्थात महिला सहमति के बिना गर्भपात अपराध है और मदर मॉर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए इसमें बात कही गई है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे 24 सप्ताह लिखा है, तो जैसे कि इसका नियम ये है कि 20 सप्ताह से नीचे आप गर्भपात करा सकते हैं आराम से। अगर बच्चा 20 सप्ताह के ऊपर हो गया है और 24 के बीच में है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी और बाकायदा 1-2 डॉक्टर से बाकायदा आपको सलाह लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और जब बच्चा 24 सप्ताह से ज़्यादा का हो गया है और आप उस बच्चे को नहीं चाहते हैं तो आपके लिए एक बोर्ड बैठेगी, मतलब डॉक्टर्स की बोर्ड, और वो बताएगा कि ये क्या सुरक्षित है या नहीं है। तो इस तरह से गर्भपात की कुछ स्लैब्स हैं। और आपकी जैसे कि देख रहे होंगे नीचे NCRB की एक रिपोर्ट भी है 2021 की कि 32,000 जो केस है, मतलब ये जो गर्भपात का मामला है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि लड़कियों का अवैध तरीके से यौन शोषण हो जाना। और जो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विशाखा गाइडलाइंस आई है सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, अगर वहाँ पे कुछ हो गया तो उनको गर्भपात कराना पड़ सकता है, या जो नाबालिग जो मतलब लिव इन में रहते हैं वैसे स्थितियों में भी गर्भपात कराना पड़ सकता है। तो इस तरह से 97% जान पहचान के लोग ही यौन शोषण करते हैं अपने समाज की महिलाओं का। तो इस तरह से ये रिपोर्ट काफ़ी दिल दहलाने वाली है कि हर कोई रिश्तेदार अपने ही समाज बहू बेटी के साथ गलत करता है। तो अगर हम और आप अच्छे हैं तो फिर बुरा कौन है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सब लोग कहते हैं मैं अच्छा हूँ मैं अच्छा हूँ, बुरा कौन है पता नहीं। ये 97% रिपोर्ट कहाँ से आई? बट NCRB इज़ अ रिलायबल बॉडी, एक विश्वसनीय संस्था है। अब हम लोग आगे बात करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। समलैंगिक विवाह अभी जल्दी ही उदारवाद के क्षेत्र में जो जजमेंट्स है लगातार लिबरल होती जा रही हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सोसाइटी। तो इस तरह से जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैविक पुरुष और महिला के बीच विवाह भारत में एक पवित्र मिलन संस्कार है, ठीक है। जैविक पुरुष रहना चाहिए, जैविक महिला रहनी चाहिए, वो एक पवित्र विवाह संस्कार माना जाता है। मगर समलैंगिक विवाह नवनीत सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में इसको मतलब निरपराधीकरण किया गया और अब इसको वैध करने की तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है वो बढ़ रही है। तो सरकार का तर्क है, सरकार क्या कहना चाह रही है कि विवाह रीति रिवाज, प्रथा, संस्कृति, लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। मतलब विवाह जो है प्रथा, संस्कृति, लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। तो इस तरह से LGBTQ का विवाह या यूँ कहें कि समलैंगिकों का विवाह एक जैविक पुरुष नहीं होगा। जैविक पुरुष में कैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है और कैसे बच्चा पैदा हो सकता है। तो इस तरह से बात कही है सरकार ने। सरकार ये चाहती है कि वो सोशल जो एक सोशल जो नियम है वो बनाए रखें। सरकार चाहती है कि वो जनता पैनिक ना हो इसको लेकर कि कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष का विवाह अगर वैध हो गया तो कहीं ना कहीं केसेस जो है शादी की बढ़ेंगी। सोसाइटी में जो एक तरह से उसको प्रोहिबिशन का एक जो लहर चलता है वो कहीं ना कहीं हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार चिंतित है कि समाज में, सोसाइटी में हमारी छवि न गंदी हो जाए, इस वजह से सरकार बैकफुट से खेल रही है। बट
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के तहत ये बहुत ज़रूरी है कि संविधान लिबरल बने, हमारी सोसाइटी लिबरल हो, हर किसी को परिवार, बच्चे और हंसने खेलने का एक वो चाहिए, माहौल चाहिए होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं अकेलापन एक डिप्रेशन एंग्जाइटी का सोर्स होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम परिवारीकरण की तरफ या समुदायीकरण की तरफ बढ़ेंगे तो इससे बेहतर समाज की परिकल्पना की जा सकती है। और मेरा मानना है पर्सनली कि इट इज़ अ गुड थिंग इफ़ कोई चाह रहा है कि मैं किसी से शादी करूं। मतलब मेरा मानना है कि लव इज़ नॉट अ साइन ऑफ जेंडर। लव इज़ ब्लाइंड, you can do with anyone, anywhere, any with anybody. So जहाँ तक मैं बात अपनी ना करते हुए आगे बात करता हूँ कि 14 कानून मतलब आर्टिकल 14 के तहत समान अधिकार और संरक्षण, सेक्स ओरिएंटेशन के बारे में सोचे बिना, ये बहुत ही सही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि हमें लिंग अभिविन्यास के बारे में सोचे बिना, लिंग अभिविन्यास के प्रत्येक व्यक्ति को विवाह परिवार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समलैंगिकता की गैर मान्यता जोड़ों की गरिमा और आत्मसंतुष्टि पर प्रहार था। मतलब LGBTQ कहीं ना कहीं गरिमा और आत्मसंतुष्टि पर प्रहार है। और बहुत सारे जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा हमें तब मिलता है जब हम ये दिखाएं कि हमारा एक परिवार है और हम एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं। तो उस पे बहुत सारे जो स्कीम्स है उसका प्रॉफिट मिलता है। तो उनको ये हक है कि वो सारे प्रॉफिट्स, सारे स्कीम्स का लाभ उठा सकें जो हमारे गवर्नमेंट चला रही है। तो परिवार और समुदाय मजबूत होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, विवाह उपरांत लाभ के लिए प्राप्त विधवा पेंशन, पैतृक संपत्ति, विवाहित योजना का लाभ जो मैंने बताया अभी। और इसके खिलाफ में कौन आ रहे हैं जो प्रजनन को एक विवाह का मूलभूत अवधारणा बता रहे हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि विवाह का मूलभूत अवधारणा सिर्फ प्रजनन नहीं है, तीन चार मूल अवधारणा मान सकते हो आप। एक तो प्रजनन है, बेसिक प्रजनन है, बट बुढ़ापे का सहारा, जैसे कि हम लोग जानते हैं समलैंगिक को भी ये अधिकार होना चाहिए कि उनका बुढ़ापे का सहारा हो सके। और दूसरा है कि यौन सुख, कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि यदि समलैंगिक विवाह वो करेगा, वो पुरुष को पता है कि उसको इस पर्टिकुलर व्यक्ति से या महिला से मुझे यौन सुख मिल सकता है, तो फिर उनको भी वो दो चीज़ें मिलेंगी। और केवल संतानोत्पत्ति ना होना ये बहुत ही बुरी बात भी नहीं है। जनसंख्या कंट्रोल के क्षेत्र में ये एक अलग ही विचारधारा नज़र आएगी आपको अगर आप जनसंख्या कंट्रोल के विचार से देखेंगे तो। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग यदि बच्चों को अडॉप्ट करना है तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि दो समलैंगिकों का विवाह हो जाए और वो अगर चाहें तो एक दो बच्चों को अडॉप्ट कर लें और अपने जीवन को अच्छी तरीके से अन्य व्यक्तियों की तरह गरिमापूर्ण तरीके से और जो है आत्मसंतुष्ट होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। इसी के साथ थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग।